गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल द अभी राजपूत सर। और जहां आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना है, कमेंट बाजी भी करना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताना। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस चैप्टर में पढ़ रहा है। आने वाला चैप्टर जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें सबसे पहला वाला टॉपिक, यानी जो सबसे पहला आपको अटेम्प्ट करना है वो करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट ही। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था, पूरा ब्रीफ डिटेल दिया था, तो कृपया जाकर एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा कि होता क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रीजन क्या है? मान लो एक नया पार्टनर है, ए और बी, दो पुराने पार्टनर से। ए और बी ने एक जमीन खरीदा था, मान लो 10 लाख रुपए का, ठीक। सी के एडमिशन के टाइम उसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 लाख। 15 लाख हो गई, कितने का फायदा हो रहा है? 5 लाख का। तो ये भी कहेगा ऐसा है ना, ये 5 लाख का जो फायदा है जल्दी से आपस में बांट लो, नहीं तो उसमें कल को सी की हिस्सेदारी बन जाएगी। बेटर है आज ही बांट के खत्म कर लो, कहानी खत्म, क्योंकि कल को बेचा जाए तो हमको कोई दिक्कत ना, क्योंकि मैंने 5 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी ले रखा है। बात समझ में आया? तो हम लोग को एसेट्स का रीवैल्यू करना है और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना है। और बेसिकली समझने के लिए एक बार सेकंड चैप्टर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेसिकली समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपको समझाने वाला हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, किस नेचर का होता है। पहली बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है आपका नॉमिनल नेचर का। किस नेचर का बच्चा? नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का रूल क्या बच्चा? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। यानी जितना भी एक्सपेंस और लॉस आएगा कहाँ लिखा जाएगा बच्चा? डेबिट साइड में। और इनकम गेन कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। किसका रूल है बच्चा? नॉमिनल अकाउंट का। अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको करना क्या? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं। आपको ना अपना बैलेंस शीट चेक करना है। बैलेंस शीट में जो आइटम दिया है उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। मान लो बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ है, ठीक, बिल्डिंग, बैलेंस शीट में दिया हुआ है बिल्डिंग, ठीक। कहाँ दिया? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया है मान लो 10 लाख का, और एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट क्या है? एडजस्टमेंट में यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं बैलेंस शीट का फिगर, ठीक। ये क्या हो गया? यहाँ मान लेते हैं बैलेंस शीट का फिगर की बना, और यहाँ मान लेते हैं हम लोग बुक में जो एडजस्टमेंट दिया रहता है ना बच्चा बैलेंस शीट के नीचे, वहाँ। अब वहाँ लिख दिया बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 20 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 20 लाख। बिल्डिंग है कितने का? 10 लाख का। एडजस्टमेंट में कितना आ गया? 20 लाख। यानी 10 लाख की बिल्डिंग बैलेंस शीट में शो हो रही थी, एडजस्टमेंट में शो हो रहा है कितना? 20 लाख। यानी कितने से बढ़ा? कितने से बढ़ा? 10 लाख से। तो ये बताओ, ये फायदा है कि नुकसान? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। फायदा है तो कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। कहाँ आ जाएगा बच्चा? क्रेडिट साइड। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने का? 10 लाख का। यहां तक बात समझ में आ गया? जब भी फायदा होगा किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और इसकी जनरल एंट्री, साथ ही साथ जनरल एंट्री पढ़ते हैं। तो फायदा है ना, आपको मैंने बताया था एसेट्स का रूल, अंडर लायबिलिटी का रूल। देखो दोनों चीज साथ में लेके चलते हैं हम लोग, मतलब जनरल और फॉर्मेट दोनों को लेके चलते हैं साथ में, दोनों को साथ में समझा जाए। एसेट जब भी इंक्रीज होगा किधर जाएगा, और जब भी डिक्रीज होगा किधर जाएगा? लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा किधर जाएगा, और डिक्रीज होगा किधर जाएगा? याद रखिएगा हमेशा, ठीक, जनरल एंट्रीज में। अब देखो ये बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? बढ़ा ना। कितने से बढ़ा? 10 लाख से। एसेट बढ़ा, यानी एसेट जब जब बढ़ेगा किधर? डेबिट साइड। एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट नहीं, यहाँ तो बिल्डिंग सीधे दिया हुआ, तो हम क्या लिख देंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे बच्चा? क्रेडिट साइड में। किधर? क्रेडिट साइड में। कितने का फायदा हो रहा है? 10 लाख का। क्लियर है? अब देखो बिल्डिंग की बात हो गई, अब चलते हैं हम लोग लैंड, ठीक है। लैंड नहीं तो लैंड का वैल्यू बढ़ेगा ही, तो दोनों वैल्यू बढ़ा हुआ मजा नहीं आएगा। नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूं तो अलग अलग किया जाए। मशीन की वैल्यू मान लो 15 लाख थी, आज उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख।
यानी बैलेंस शीट में शो हो रहा है 15 लाख, एडजस्टमेंट में शो हो रहा है कि अब उसकी वैल्यू कितनी होगी 15 लाख। ये बताओ मशीन की वैल्यू बढ़ा है या घटा है? सर घटा है। कितने से घटा है? 5 लाख से। देखो कितने का था कितना है ये नहीं लिखना, हमको कितना का डिफरेंस आ रहा है वो देखना है। तो नुकसान कितने का हो गया? 5 लाख का। नुकसान कितना लिखते हैं हम लोग? कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। टू नुकसान किस पे हुआ? मशीन। कितने का? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। अब इसकी जनरल एंट्री ये होता है मशीन बढ़ा कि घटा? मशीन एसेट से, एसेट घटता है, एसेट घटता है तो किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पे। और नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बात समझ में आया? कितने का नुकसान हो गया? 5 लाख का। कितने का सर जी? 5 लाख का नुकसान। तो रीवैल्यूएशन हमेशा डेबिट साइड। और मशीन यानी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो किधर? वैसे भी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और जब भी घटेगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब भी घटेगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये तो चलो एसेट्स का था। एसेट में आपको समझ में आ गया कि एसेट्स जब जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, एंड डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग लेते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मान लो 12 लाख का था, अब इसकी वैल्यू हो गई 15 लाख। बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ कितने से? 3 लाख से। ये बताओ उधारी इंक्रीज होगा आपके ऊपर, आपके सर पे उधारी बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। टू क्रेडिटर्स कितने का? 3 लाख का। कितने का? 3 लाख का। बात समझ में आया? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? नुकसान है तो, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। और लायबिलिटी बढ़ा था कि घटा था? देखो बच्चा लायबिलिटी 12 से 15 हुआ, बढ़ा ना। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। क्लियर है? किस पे बढ़ा था? क्रेडिटर्स पे। कितने का? 3 लाख का। क्लियर है? ये रूल याद रख लीजिएगा क्योंकि अब हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जाते हैं ये रूल में पूछता रहूंगा, आप लोग बताते रहिएगा या अपने कॉपी में करते रहिएगा। लिख लीजिएगा ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट को कैसे भी याद कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए अब एक नया लायबिलिटी लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो ये 15 लाख का था, अब इसकी वैल्यू हो गई 10 लाख। 15 लाख का था, अब इसकी वैल्यू हो गई 12 लाख। कितनी? 12 लाख। ये बताओ वैल्यू घटा कि बढ़ा? लायबिलिटी घटी कि बढ़ी? घट गई। घट गई तो फायदा कि नुकसान? फायदा। फायदा होगा तो किधर लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में। बाय बैंक ओवर ड्राफ्ट। कितने का? 3 लाख का फायदा। इसका एंट्री क्या बनेगा बच्चा? इसका एंट्री बनेगा लायबिलिटी घटा है तो लायबिलिटी जब जब घटेगा तो किधर लिखा जाएगा बच्चा? डेबिट साइड। टू फायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन किधर लिखा जाएगा बच्चा? क्रेडिट साइड। कितने का? 3 लाख का। कितने का? 3 लाख का। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी लायबिलिटी जब जब बढ़ेगा नुकसान डेबिट साइड, लायबिलिटी जब जब घटेगा फायदा क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गया? मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया। क्या आ गया बच्चा? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट जिसको हमने अभी तक देखा नहीं था, अचानक से मिल गया। मान लो स्टॉक अनरिकॉर्डेड था। अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में लिखा नहीं था, अभी अचानक से दिख रहा है स्टॉक के मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक दिख गया मुझे अचानक से। फायदा कि नुकसान? दीपावली का जो घर की सफाई की जाती है, अचानक से माता और जो बहनें रहते हैं घर पे उनको 500-1000 रुपये मिल जाता है। पापा का छुपाया पैसा, भाई का छुपाया पैसा, तो उन लोग के लिए फायदा कि नुकसान? वो ऐसे ही स्टॉक अचानक से दिख गया 1 लाख का। फायदा कि नुकसान? फायदा। फायदा कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय स्टॉक। कितने का? 1 लाख का। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट जो आ जाएगा वो फायदा है, वो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? इसका भी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? स्टॉक बढ़ा ना, एसेट बढ़ा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का? 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। क्लियर है?
क्लियर। चलिए अब चलते हैं, कोई एक लेते हैं हम लोग, कोई लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लो बिल्स पेबल। क्या ले लेते हैं? बिल्स पेबल। क्या लेते हैं बच्चा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मान लेते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मान लेते हैं, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बिल्स पेबल कितने का? 1 लाख का। ये भी अनरिकॉर्डेड है मान लो, मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको हमने लिखा नहीं था, 1 लाख का है। ये बताओ, लायबिलिटी हमने लिखा नहीं था, अचानक से दिख रही है यार मेरे पास तो सर पे लायबिलिटी है, उधारी है, जो मैंने देखा ही नहीं था, मैं भूल गया था। अब ये बताओ फायदा कि नुकसान? नुकसान। टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का? 1 लाख का। नुकसान है, नुकसान है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू बिल्स पेबल कितने का? 1 लाख का। बस इतना ही तो एडजस्टमेंट करना आपको रिवैल्यूएशन वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको ये देखना कि वैल्यू बढ़ा कि घटा, और भी बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के बीच में देखना है। बैलेंस शीट का कोई ऐसा आइटम जिसमें के बारे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा तो उसको कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज उसको उठा के फिर बैलेंस शीट में हम दोबारा लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्लोज। क्लोज करते समय ये देखना है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये बताओ, देखो किधर ज़्यादा है, लॉस साइड ज़्यादा है कि गेन साइड ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ 5 3 8 8 9 और इधर हो रहा है तुम्हारा 14 लाख, तो इधर ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको लिखते हैं नीचे, फिर यहाँ पे भी 14 लाख लेंगे। 14 में से तुम माइनस कर दो कितना? 5 3 8 9, 9 माइनस 14 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 5 लाख। 5 लाख होगा बच्चा, 5 लाख। तो ये हो गया तुम्हारा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। मान लो 2 पार्टनर है ए एंड बी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख। देखो यहाँ पे कैपिटल और करंट डिपेंड करता है, कब कैपिटल लिखना है कब करंट लिखना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्वेश्चन पे। फ्लक्चुएटिंग है यानी कुछ भी नहीं बोला, या फ्लक्चुएटिंग बोला यानी कैपिटल, और अगर फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? करंट। क्लियर। अब ये सारा करने के बाद यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। जब प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स के खाते में पैसा जाएगा, पार्टनर्स के खाते में पैसा जाएगा, और लॉस होता तो पार्टनर्स के खाते से पैसा कटता, यानी उनका खाता डेबिट होता। फिलहाल यहाँ तो फायदा हो रहा है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 5 लाख का फायदा हो रहा है तो 2.5 लाख इन भाई साहब को दे दो और 2.5 लाख इन भाई साहब को दे दो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जनरल एंट्री का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगा, एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगा, और फिर यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग डीके गोयल का एक क्वेश्चन जो है, पहला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो है उसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक। जिसपे हम लोग करना क्या? 5 जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के एडमिशन में इसका हमको जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया ताकि यहाँ मैं सॉल्व करके दिखा सकूँ आप लोग को। पहला चीज, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और बुक वैल्यू कितना दिया? 54,000। फायदा कि नुकसान? अंडर वैल्यूड, कम दिखाया। अंडर वैल्यूड का मतलब कम शो किया गया है। मान लो आपके पास 10,000 का सामान है। कितने का सामान है? 10,000 का, और गलती से आपने 9,000 का दिखा रखा है। कितने का दिखा रखा है? 9,000 का, यानी अंडर वैल्यू है। क्या है? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बाय कितना परसेंट है? ये भी अंडर वैल्यूड बाय 10% है। बात समझ में आया? अब बताओ ये फायदा है कि नुकसान? फायदा है। क्यों? क्योंकि माल तो मेरे पास 10,000 का पड़ा है, लेकिन मैंने खाते में कितना लिखा? 9,000 का। अब मुझे अचानक से पता चल रहा है अरे यार माल तो 10,000 का पड़ा है, मैंने लिखा 9,000, यानी 1,000 का माल और है मेरे पास, यानी ये फायदा है। क्या बच्चा? फायदा। बात समझ में आया? ये फायदा है। क्या है? फायदा। क्लियर है? तो फायदा है तो अमाउंट कितना होगा ये बताओ। फिलहाल यहां समझ लो, ये 10,000 का माल आपके पास पूरा है, यानी कितना परसेंट है? 100% है। और ये 9,000 का 10% मतलब बोला गया कम है, मतलब ये कितना परसेंट है? 90% है। बात समझ में आया? कितना परसेंट है? 90% है। और कितना परसेंट कम दिखाया गया? 10% कम दिखाया गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए अब क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन से ही समझा, जिसको आ गया वेरी गुड, और जिसको नहीं आया अब क्वेश्चन से ही समझिए आप।
स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से कम दिखाएगा, कितने परसेंट से कम दिखाएगा? 10% से। बुक वैल्यू कितना है? 54,000, 54,000 बुक वैल्यू है और ये 10% से कम दिखाया गया है, तो ये 100% नहीं है, ये कितना परसेंट है? 90% है। कितना परसेंट है? 90% है। इनटू या तो 100% निकालो या तो 10% निकालो, चलो 100 ही निकालते हैं, 100% निकालो, तो 100% निकालो तो इसमें आ जाता है तुम्हारा 60,000। कितना थी? 60,000। यानी सामान स्टॉक कितने का तुम्हारे पास? 60,000 का, और आपने दिखा कितना रखा है? 54,000। कितना दिखा रखा? 54,000। यानी कितने का कम दिखाया था आपने? 6,000 का। तो 6,000 का सामान कम दिखाया था, अब आपको दिख रहा है, तो फायदा कि नुकसान? फायदा है। फायदा है, स्टॉक बढ़ा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का? 6,000 का। कितने का? 6,000 का। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 100 का जगह ना 10 भी निकाल सकते हैं। मान लो 54,000 पूरा 10% तो है, 10% कम है, यानी कितना परसेंट? 90% है। सीधे 10% निकाल दो ना, तो सीधे 6,000 भी आ जाएगा। आपके ऊपर है, आपको किस तरह समझ में आ रहा है। मैंने समझाने के लिए लिखा, वैसे डायरेक्टली 10% भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाय 10%। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा दिया, और बुक वैल्यू कितना दिया? 66,000। यानी 66,000 दिखाया जा रहा है और ये 10% से ज़्यादा है। 10% ज़्यादा मतलब कितना है? 110%। 100% माल है और 10% से ज़्यादा दिखा रहा है, तो कितना परसेंट? 110%। सीधे इसका 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 6,000। यानी कितना ज़्यादा दिखा दिया? 6,000। यानी 6,000 दिखाया था, 66,000 दिखाया था आपने, 6,000 ज़्यादा दिखाया, यानी एक्चुअल में आपके पास है कितना? 60,000। तो ये 6,000 ज़्यादा दिखा दिया ना, है नहीं? है नहीं तो नुकसान है, यानी एसेट घट रहा है। आपने दिखाया था 66,000 का और एक्चुअल में है 60,000 का, नुकसान है कि नहीं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 6,000 का टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक घटा है ना, कितने का? 6,000 का। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए तीसरे पॉइंट में। अब पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर्थ को एक बार देखिएगा ध्यान से, कुछ चेंज है क्या इस क्वेश्चन में, कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है? देखना ध्यान से, एक बार आप देखो, पहले देखो तो मैं बताऊं, कुछ चेंज दिख रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है? पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे बाई लगा है। चेंज है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू का मतलब तक, इंक्रीज टू यानी 5 लाख तक बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? 5 लाख तक। बुक वैल्यू कितना है? 4 लाख। 4 लाख का है, 5 लाख तक बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है? 1 लाख। फायदा कितने का? 1 लाख का। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना बच्चा? 1 लाख। कितना बच्चा? 1 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत? 5 लाख तक बढ़ाना है। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय का मतलब से, बाय का मतलब से, इंक्रीज बाय 5 लाख। 5 लाख से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 5 लाख से बढ़ाना है। 5 लाख से बढ़ाने का मतलब, 5 लाख से बढ़ाने का मतलब बुक वैल्यू कितना है? 4 लाख। 5 लाख से बढ़ाना है, यानी अब उसकी करंट वैल्यू कितनी होगी? 9 लाख। यहाँ 5 लाख तक बढ़ाने की बात की गई है, यहाँ पे 5 लाख से बढ़ाने की बात की गई है। यानी 4 लाख का था, 5 लाख से बढ़ाना है, 4 लाख प्लस 5 लाख यानी कितना हो गया? 9 लाख। और यहाँ 5 लाख तक बढ़ाना है, यानी कितना बढ़ा था? बस 1 लाख बढ़ा था। कितना बढ़ा था? 1 लाख तक। डिफरेंस समझ में आया? चीजें पूरी सेम है, बस एक वर्ड जो ये टू और बाई, इसका खेल। 4 लाख का था, 5 लाख से बढ़ाना है, यानी कितना बढ़ गया? 9 लाख। तो बढ़ा कितने से? 5 लाख से। तो यहाँ एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से बढ़ा है? 5 लाख से। कितने से बढ़ा है? 5 लाख से। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए पॉइंट नंबर 5, ए डेटर हुज ड्यू वाज 40,000,
ए डेटर जिसका ड्यू था 40,000, जिसकी उधारी थी 40,000, यानी इसको उधारी मैंने 40,000 का दे रखा था, वाज रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। रिटर्न ऑफ बेड डेट का मतलब हम उसको मान लिए थे बेड डेट। बेड डेट का मतलब हम मान लिए थे कि पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, पैसा मिलने वाला नहीं। आपको पता है ना, बेड डेट रिकवर, डेटर, यानी किसी को आपने उधारी दिया है तो वो डेटर, अगर वो पैसा आपका नहीं चुका रहा, नहीं चुकाएगा, मतलब आप मान लिए कि पैसा डूब गया, इसका मतलब वो बैड डेप्ट। क्या हो गया? बैड डेप्ट। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। और बैड डेप्ट मानने का मतलब ना, आपने खाते से आपने उसका नामो निशान मिटा दिया था। बैड डेप्ट कमाने का मतलब आपने अपने खाते से उसका नामो निशान, आप मान लिया पैसा डूब गया, खाता से उसका नामो निशान मिटा दिया, लेकिन अभी पैसा दिया। कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया? 30,000। तो देखो यहाँ पे एंट्री दो बनेगी। एक पहला एंट्री जो बनेगा पैसा आने का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ कितना रहा है? 30,000। पैसा आ कितना रहा है? 30,000। पैसा आ किस में रहा है? बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड। एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था बैड डेप्ट रिकवर्ड डेटर के ऊपर, यानी डेटर जिसको मैंने उधारी दिया उसको हम डेटर बोलते हैं। अगर वो पैसा भुगतान नहीं करे, पैसा ना दिख चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसा डूब जाना, यानी बैड डेप्ट। अगर भविष्य में कभी वो पैसा मुझे दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड फायदा है, फायदा है, इसलिए इसको कहाँ लिखा गया? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखा गया? क्रेडिट साइड में। तो फायदा है, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड का फायदा है, तो कहाँ लिखा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ लिखा जाएगा? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में। कितने का फायदा हो रहा है? 30,000 का। कितने का फायदा हो रहा है? 30,000 का। बात समझ में आ गया? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चा? आप लोग को समझ में आ गया? तो बच्चों अब पॉइंट नंबर 6 देखिए, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ बेड डेप्ट, जिसका अकाउंट हम लोग फिर से राइट ऑफ कर लेते बेड डेप्ट की तरह। जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है, उसमें भी आपने मान लिया था कि बेड डेप्ट हो गया, बेड डेप्ट मान लिया था, लेकिन उसने क्या किया? एक्चुअली पैसा दे दिया। क्या दे दिया? पैसा दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? ही हैज प्रॉमिस टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। वो प्रॉमिस कर रहा है, पे नहीं किया है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं चलो 25,000 दे दूंगा। यानी बैंक वाली एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, यानी बेड डेप्ट रिकवर्ड वाली एंट्री यहाँ नहीं होगी, क्योंकि बेड डेप्ट रिकवर्ड हुआ नहीं है, पैसा आया नहीं है, वो प्रॉमिस कर रहा है। डेट मीन्स कहीं ना कहीं एक डेटर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बच्चा? डेटर। आपके मन में आ गया चलो हाँ अगला आदमी मुझे पैसा देगा, अगला आदमी क्या हो जाएगा मेरे लिए? डेटर। डेटर क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कितने का? 25,000 का। बहुत बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे बेड डेप्ट का रिकवर्ड का एंट्री बनाया सर आपने, और यहाँ पे आपने सीधे डेटर का एंट्री बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें इसने पे किया है, पे किया मतलब पैसा आया और बेड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। लेकिन यहाँ क्या किया? प्रॉमिस किया। प्रॉमिस मतलब वो वादा करा, माँ कसम खा के बोल रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा। अब पता नहीं देगा कि नहीं देगा नहीं पता, लेकिन बेड डेप्ट रिकवर्ड तो हुआ नहीं ना है, पैसा आया नहीं ना है, इसलिए ना पैसा का एंट्री ना बेड डेप्ट रिकवर्ड का एंट्री। किसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पे? डेटर। और फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्लियर? अब लायबिलिटी था एक क्लेम के लिए जो कि इंक्लूडेड इन क्रेडिट ऑफ 20,000। एक लायबिलिटी क्लेम के लिए था जो कि इंक्लूड था किस पे? क्रेडिटर पे। कितने का? 20,000 का क्रेडिटर पे। अब सेटल कितने में हो गया? 16,000 में। यानी आपने पैसा कितना दिया? 16,000। 20,000 का क्रेडिटर, 16,000 में सेटल हुआ। 16,000 सेटल होने का मतलब आपने 16,000 का नगद नारायण दिया, पैसा दिया, 4,000 का आपका फायदा। फायदा है कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये बताओ क्रेडिटर घटा कि बढ़ा? घट गया। जब क्रेडिटर घट गया है, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी होता है बच्चा, लायबिलिटी जब भी घटता है किधर जाता है? डेबिट साइड। लायबिलिटी जब भी घटता है किधर जाता है बच्चा? डेबिट साइड। ठीक, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर कितने का बच्चा? 20,000 का। टू पैसा जा रहा है कितने का? 16,000 का। और फायदा हो रहा है कितने का? 4,000 का। तो फायदा किस में लिख देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो बस फायदे का एंट्री लिख दोगे ना। मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देते, चलो कि सर फायदा तो बस 4,000 का है, तो 4,000 क्यों नहीं लिखे आपने? पूरा बैंक क्यों लिखा? हो सकता है ना आपके दिमाग में सवाल चल रहा हो
कि ये एंट्री पास करनी चाहिए थी आपको, आपने ये एंट्री पास कर दिया, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है ना। क्रेडिटर कितने का था बच्चा? 20,000 का। क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी होता है, किस साइड में था? क्रेडिट साइड में। ठीक, आपने अगर इसमें एंट्री पास किया तो कितने का काटा? डेबिट साइड में 4,000 का। यानी अभी भी आपके बुक्स में 16,000 क्रेडिटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्रेडिटर तो आपके खाते में 0 हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा का पूरा क्रेडिटर गायब हो चुका है, गायब हो गया। अब क्रेडिटर आपके पास है ही नहीं, फिर भी आप यहाँ पे 16 जगह दिखा रहे हैं, तो फॉल्स एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए जब पूरा का पूरा क्रेडिटर गायब ही हो चुका है तो उसको गायब कर दो। गायब कहाँ से हुआ? 16,000 पैसा दिया आपने, 4,000 का फायदा हुआ बस। और ये एंट्री पास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरी गलती हो जाएगी। गलती ये हो जाएगी कि 20,000 क्रेडिटर था, आपने बस 4,000 काटा। अभी भी आपके बैलेंस शीट में 16,000 क्रेडिटर दिखाना चाहिए, जबकि है नहीं। बात समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोशिश तो कर रहा हूं आप लोग को समझाने की। ठीक, अब अगले चलिए। हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। एक कंप्यूटर आपने परचेस किया 1 अक्टूबर 2022 को। कब परचेस किया? कब? वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कब? 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, कितने का है? 40,000 का। कितने का? 40,000 का। अब आगे क्या बोल रहा है? डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। बहुत बच्चे ये जो डेबिटेड क्रेडिट लिख दिया जाता है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझना इसको। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको अच्छे समझिएगा। डेबिटेड यानी डेबिट साइड, डेबिटेड यानी डेबिट साइड। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये बताओ आपने खरीदा क्या था? कंप्यूटर। कंप्यूटर को वैसे हम लोग बोलते हैं क्या है? ऑफिस का इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑफिस इक्विपमेंट। फिर कंप्यूटर समझो, ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। तो कंप्यूटर को कहाँ शो होना चाहिए ये आप बताओ। कंप्यूटर को सर जी शो होना चाहिए कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कहाँ शो होना चाहिए? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर? एसेट साइड में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने गलती क्या किया? डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस का खर्चा। तो ऑफिस का खर्चा डेबिट किया, यानी कहाँ डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दिया आपने ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने का? 40 का। जबकि ये पीएल का आइटम थोड़ी है, ये आइटम कहाँ का? बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ में आ रहा? ये पूरा का पूरा फॉल्स आपने गलती कर दिया, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट लिखना था, गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस लिख के हमने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस समझ में आया? डेबिटेड डेबिटेड देख के घबराना नहीं, डेबिटेड का मतलब डेबिट साइड। और ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा के खर्चे। तो रोजमर्रा खर्चा कहाँ लिखा जाता है? पीएल अकाउंट में। कहाँ लिखा जाता है? अच्छा, पीएल अकाउंट में। और कंप्यूटर रोज का खर्चा नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कभी कभार होता है। तो ये जो एसेट क्रिएशन होता है, एसेट क्रिएशन होता है यानी बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि ये चीज, ये कंप्यूटर आपने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं, आपने लिखा कहाँ? पीएल अकाउंट में। अब बैलेंस शीट में लिखने का मतलब फायदा है कि नहीं है? अभी तक तो एसेट दिख नहीं रहा था आपको, कंप्यूटर दिख नहीं रहा, अब कंप्यूटर दिख रहा है आपको, फायदा है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, अब अकाउंट में लाना है, यानी बैलेंस शीट में लाना है। कब लाना है? 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को ये जगह है, बताओ 1.5 साल बाद। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर है तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गए 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मशीन खरीदा, मशीन की वैल्यू घटती है, क्लास 11 में आपने पढ़ा था। ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस मतलब मान लो इस साल 1 लाख का वैल्यू है, 10,000 काटा, 90,000 हो गया। अगले साल 90,000 पर 10% लगेगा, यानी 9,000। ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जिस उस साल का जो करंट फिगर होगा, बुक वैल्यू होगा, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। और स्टेट लाइन में क्या था? एक बार 10,000 लगाना तो पूरे जिंदगी 10,000 काटते जाओ। बात समझा? तो चलो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना। पहली बात डेप्रिसिएशन, तो पहली बात तो 1 अक्टूबर 2022 है, तो ये 1 अक्टूबर 2022 से चलेगा 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि साल तो आपको पता ही है 2022 को शुरू हो रहा है, तो ख़त्म कब होगा? 2023 को। और 2022 1 अप्रैल को शुरू होता है, ख़त्म होता है 31 मार्च 2023 को। और ये 1 अक्टूबर में खरीदा गया था। ठीक, 1 अक्टूबर 2022 को खरीदा गया था।
यानी कितना महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। कितना परसेंट बोला गया, 10%। तो 40,000 का 10% होता है 4,000, 6 महीने का हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2,000। अगर नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, 40,000 का 10% और 6 महीने का 6/12, 6 महीने का 6/, क्योंकि 10% पर एनम दिया हुआ है, 10% पर एनम दिया। पर एनम का मतलब होता है सालाना, सालाना है तो यानी यहाँ 6 महीने का है तो 6/12 कर देंगे, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 38,000। ठीक, कब ले जाने की बात हुई थी, 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2023 है, लेस फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कब से, 1 अप्रैल 2023 से। कुछ गलती हो रहा है क्या, 2024, ठीक है, 31 मार्च 2024। अब पूरे साल का 10% लगेगा तो 3 हो जाएगा 3,800। तो यहाँ हो गया 200, 7 से 3 मान हटा दे, 34,200। अब ये हो गया कंप्यूटर का वैल्यू कब, 31 मार्च 2024 को। बात समझ में, 34,200। तो ये बताइए फायदा है कि नुकसान, अब अचानक से आ रहा, फायदा है। कंप्यूटर को लिखते हैं हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट, क्या लिखते हैं बच्चा, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का, 34,200 का। कितने का, 34,200 का। बात समझ में आया, कितने का, 34,200 का। क्लियर है अब तक। अब चलिए अगला पॉइंट नंबर 9, फर्नीचर अपेयरिंग इन द बुक्स 50,000। फर्नीचर बुक पे अपेयर कर रहा है कितना, 50,000। इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसने ले लिया, पार्टनर, कौन, साहिल ने, 430,000। 50,000 का फर्नीचर 30,000 में लिया, पहली बात तो नुकसान, कितने का नुकसान, 20,000 का। और ये फर्नीचर लिया किसने, पार्टनर साहिल ने। यानी यहाँ पे बनेगा आपका 2 एंट्री, कितना एंट्री बनेगा, 2 एंट्री। तो पहला तो नुकसान हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर पे नुकसान हो रहा है। 50 का माल कितने में गया, 30 में, यानी नुकसान कितने का, 20 में। ठीक, अब दूसरी बात, फर्नीचर गायब, फर्नीचर गायब कितने का, 20 का। अब फर्नीचर लिया कौन, साहिल, तो साहिल का खाता माइनस किया जाएगा, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में लिया, 30 में, टू फर्नीचर, क्या गया है, फर्नीचर, ऐसे डिक्रीज हुआ, फर्नीचर डिक्रीज हुआ, 30,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा सा ऊपर कर देते, नहीं, चलिए लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, यानी ये सब काम करने में जो खर्चा आया कितने का, 15,000, खर्चा आ गया 15,000 का। आउट ऑफ इस 10,000 पेड बाय पार्टनर, तो 10,000 जो है ना किसने पे कर दिया, पार्टनर कुणाल ने, और 5,000 किसने पे किया, फॉर्म ने। ध्यान समझना, तब खर्चा आया 15,000, पूरा का पूरा खर्चा किसकी जिम्मेदारी है, फॉर्म की जिम्मेदारी है। लेकिन फॉर्म ने बस कितना पे किया, 5। फॉर्म की जगह, फॉर्म के बेसिस पे, फॉर्म के बिहाफ में किसने पे कर दिया, 10। देखो यहाँ क्वेश्चन ना ट्विस्ट हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी पार्टनर की, तो उसकी जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी। आने वाले समय में वो वाला भी एंट्री आएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, यहाँ 15,000 खर्चा हुआ, किसी की जिम्मेदारी नहीं बताएगी, ये मतलब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, फॉर्म की। फॉर्म को पे करना चाहिए था 15,000, लेकिन फॉर्म ने फिलहाल पे कितना किया, 5,000, यानी फॉर्म के पास से कैश कितना गया, 5,000। फॉर्म के पास से कैश यानी बैंक पैसा गया कितना, पैसा जाता तो किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, और बदले फॉर्म की जगह किसने दे दिया, कुणाल ने दे दिया। कुणाल ने कितना दे दिया, 10,000 का। तो ये बताओ बाकी 10,000 फॉर्म तो अब कुणाल को देगा ना, कुणाल के कैपिटल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। और नुकसान खर्चा कितना हुआ था रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन में सब खर्चा हुआ था कितने का, 15,000 का। तो याद एक बात समझ में आ गया। तो ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां आपने ये सीखा था कि एसेट्स को रीवैल्यू कैसे करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, पढ़ लेना ये टॉपिक। क्लियर है, धन्यवाद।